हे एवरीवन, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के। जिस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं लगभग, तो इन्हीं को हम करने वाले हैं। देखते हैं कि ये एक पार्ट में होता है या दो पार्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, which orientation of an electric dipole in a uniform electric field would correspond to the stable equilibrium। इसमें ओरिएंटेशन पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कि उसे किस डायरेक्शन में हम रखेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में रखेंगे हम उसे? व्हेन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अनस्टेबल होगा तो परपेंडिकुलर होगा उसके। डाइपोल मोमेंट जो है, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, अगर वो अनस्टेबल होगा। लेकिन इसमें स्टेबल पूछा था तो इसमें हमें पैरेलल रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, if a radius of the Gaussian surface enclosing a charge is half, how does the electric flux through the Gaussian surface change। तो अगर रेडियस जो हाफ कर दिया जाता है गॉसियन सरफेस में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा? तो हमें फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर क्यू इज़ द टोटल चार्ज इनसाइड द एनक्लोज्ड सरफेस। अगर हम चेंज करते हैं स्फीयर का रेडियस तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज पे डिपेंड करती है, ना कि रेडियस पे। तो ऑन चेंजिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस रिमेन्स द सेम। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम ही रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है कि क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसकी ऐसा यूनिट बतानी है हमें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम, सेपरेटेड डिस्टेंस, जो कि 2a कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से कंसिडर करते हैं ना, -q और +q, और बीच में जो दूरी 2a होती है, वही फॉर्मूला इससे बन के आया है। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? q इंटू 2a है, तो चार्ज की यूनिट कुलम्ब है, और a क्या है? डिस्टेंस है, जो कि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है, तो कुलम्ब मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं क्या दिया है इसमें। डाइपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे, बहुत आसान है, सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ पूछी है सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है ये, कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है और उसकी ऐसा यूनिट एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इसमें जैसे दे रखा है टाउ इक्वल टू, ये जो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ये टाउ टॉर्क है, और जहाँ ओ ई साइन थीटा लिखा है, ये पी इंटू ई साइन थीटा होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए, पी ई इंटू साइन थीटा, पी क्रॉस पी मल्टीप्लाई बाई ई साइन थीटा। अगर ई की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए, थीटा 90 हो जाए, तो टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे पूछा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था जो हम डिस्कस कर रहे थे, इन विच ओरिएंटेशन डाइपोल को रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाए और एक बार अनस्टेबल। तो स्टेबल के लिए हमें पैरेलल ही रखना पड़ेगा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और अनस्टेबल में जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें एंटी पैरेलल। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये फिगर दे रखी है, इस फिगर के अंदर 3 चार्जेस हैं और ये सरफेस है कोई भी। ठीक है, तो इसमें जो 2 चार्ज दे रखे हैं +2q एंड -q, वो तो सरफेस के ऊपर है यानी अंदर है, और +3q जो बाहर है। तो इसमें बताना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E डॉट डी एस, गॉस लॉ के हिसाब से फाई इक्वल टू E डॉट डी एस और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हमें सिर्फ वो देखना है कि जो टोटल चार्ज है सरफेस में जो एनक्लोज्ड है, यानी सिर्फ अंदर वाला चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या होगा? ये प्लस का 2q है
और माइनस का क्यू चार्ज है, तो चार्ज क्या हुआ क्यू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फाई अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट जूल पर कुलम्ब होती है, और ये बताना है क्या स्केलर है क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना। वर्क डन की जूल हो गई और चार्ज की कुलम्ब हो गई, तो जूल पर कुलम्ब हो गई इसकी यूनिट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से रिपीट हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, जिसकी ऐसा यूनिट लिखनी है, तो आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। ये चीज़ समझ गए होंगे, कूलम्ब मीटर इसकी यूनिट है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर शुड बी जीरो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि अंदर चार्ज होता ही नहीं है। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। चार्ज रिमेन्स ओनली ऑन द सरफेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। क्यों होना चाहिए वो नॉर्मल, बिकॉज द टेंजेंट ऑन द चार्ज कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल। कोई क्यूब है जिसकी साइड एल है, वहाँ पे चार्ज रख दिया गया। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक फेस की बात कर रहे हैं, टोटल 6 फेजेस हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो कि टोटल एफ आई है, तो एक फेस पे 1/, एफ आई नहीं एफ, इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है। ठीक है, फाई ई 1/6 फाई ई, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर एक सरफेस पे 1/6 होगा। ये चीज़ समझ गए आप। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब साइड एल। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसी के जैसा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब। 2 अपोजिट फेसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना है वो 1/6 फाई ई होना है। अब 2 सरफेस की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 3 6, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 1/3 ये जो आया ना 1/3 वो यहाँ से आया, क्योंकि 2 यहाँ से कट गया, 2 3 6 हो गया। तो ये चीज़ भी आसान है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग अ लूप। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी जाएंगी, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है बाय यूजिंग दी राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे, बहुत ईजी है राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेस देन 0। जब भी सिग्मा लेस देन 0 आए और हमसे डायरेक्शन पूछा हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमेशा वो नॉर्मल होगा और इन्वर्ट टू दी सरफेस होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करती हैं। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। आंसर क्या होगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप्स। वाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, सो वन कैन रिगार्ड अ लाइंस ऑफ फोर्स जो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है नेगेटिव चार्ज पे। तो ये इंडिकेट करता है यही चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थ्योरी का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कन्फिगरेशन विद टोटल चार्ज 0 नेसेसरली 0। तो ये कहना चाह रहे हैं कि
क्या अगर चार्ज जीरो हो जाए, मान लो Q की वैल्यू सिस्टम का चार्ज जीरो हो जाए, तो क्या ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? तो आंसर क्या होगा इसका? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ जीरो। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विद द टोटल चार्ज इज जीरो बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉन जीरो। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, हम एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी डाइपोल की वजह से और इक्वेटोरियल पे, वहाँ पे भी तो टोटल चार्ज जीरो होता है, क्योंकि दोनों चार्ज जो हैं अलग अलग पोलैरिटी के होते हैं, है ना। तो यहाँ वैसे तो टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, उसके बावजूद भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करते हैं ना एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज जीरो भी हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ ज़रूर होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ये चीज़ समझ गए आप? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स a, 0 एंड 4a, 0. What is the electric field due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at the origin? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज एक स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर में अब हम अगर इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, लेट अस सपोज कि ये a, 0 है और ये जो 4a, 0 है ये बाहर है पॉइंट, ठीक है, 4a, 0। और ये वाला जो इन्होंने बोला है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इन चार्जेस की वजह से, जिस स्फीयर का रेडियस 3a है, ठीक है। तो जो स्फीयर के अंदर जो रेडियस आ रहा है वो सिर्फ -2q है, ठीक है, और ये जो +q है ये बाहर है। तो हम ये चीज़ तो समझ चुके हैं ना, जो चीज़ सरफेस पे होगा, जो चीज़ सरफेस के ऊपर चार्ज होगी, मतलब हम उसी चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, जो आउटसाइड दी सरफेस है उसे कैलकुलेट नहीं करते। इसलिए आंसर जो आया है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड है क्या? -2q। ये चीज़ समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला समझते हैं। दो चार्ज दे रखे हैं ऑफ मैग्नीट्यूड -3q एंड +2q, लोकेटेड हैं ये a, 0 और 4a, 0 पे। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5a एट दी ओरिजिन, ठीक है। तो बहुत आसान है, दोनों चार्जेस का टोटल निकाल लो। जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है तो +2q -3q, तो -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही चीज़ जो यहाँ दे रखी है, समझ गए? आगे समझते हैं। क्या पूछा हमसे? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट p इन टर्निंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो टाउ से डिनोट करते हैं और PE sin थीटा होता है, ठीक है। अगर हम इसे इसका हम वर्क डन निकालते हैं तो W = θ1 से θ2 और PE sin थीटा d थीटा, ठीक है। तो इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया तो PE cos θ1 - cos θ2 आएगा। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स को पुट कर दिया, ठीक है। तो θ1 हमने 0 डिग्री माना और θ2 180 डिग्री माना, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहा था। तो उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1। ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2PE हो जाएगा। तो यही टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स? ये चीज़ हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कि वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस टू लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। क्या कभी आपने देखा है कि कंपास में दो डायरेक्शन एक साथ दिखा दे, वो कि नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखा दिया और साउथ भी एक साथ दिखा दिया? तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर ही नहीं सकती। ये चीज़ समझ गए होंगे।
जो लिखने का तरीका है वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे लिखोगे? इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द रियल विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं जिसे डी से सेपरेट कर रखा है और एक पी एक पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0 एट पी पॉइंट। हमें 2 कंक्लूजन बताने हैं इसे देख के। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन है? 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर। ठीक है, दोनों के दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, कंडीशन यही है। ठीक है, फिर अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो इन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, यानी ये जो Q1 चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू चार्ज Q2। तो यही इसका कंक्लूज़न है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, क्योंकि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो अगर Q 0 तो फाई ई भी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाई आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ कंडक्टर? वाई आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्यों परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, कारण पूछा है। तो रीज़न समझते हैं क्या है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल नहीं होते तो क्या होता? इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अलॉन्ग द सरफेस, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट निकल के आता, जीरो नहीं होता। फिर टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, अगर हमें टेस्ट चार्ज को मूव कराना है किसके डायरेक्शन में? जो फील्ड के अगेंस्ट में। वर्क वुड हैव टू बी डन, तो वर्क होना चाहिए। विच मीन्स सरफेस कैन नॉट बी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन 0 होता है क्योंकि पोटेंशियल 0 है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो फिर वहाँ वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। अब वर्क डन होगा तो इसका मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज़ प्लेस्ड एट अ पॉइंट O। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि VA की वैल्यू जो है बड़ी है VB से, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA बड़ा है, सपोज़ VA 5 होता है ना, तो VB हमेशा कम ही होगा, तो 5 में से 1 भी जाएगा तो भी पॉजिटिव ही आनी है वैल्यू। ठीक है, अब VB को अगर 1 मानते हैं तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज? ये पहले भी आ चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रिमेन अनअफेक्टेड, कुछ नहीं होता क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता रेडियस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, शो ऑन अ प्लॉट द नेचर ऑफ वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एंड द पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस कुछ इस तरीके से इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए। ये दोनों के एक साथ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस द डिस्टेंस रेडियस r और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस r, तो इसलिए दोनों ग्राफ ही एक साथ दे रखे हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से v का है और r है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा जो है यहाँ E वर्सेस दे रखा है R। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डज द चार्ज
given to a metallic sphere depend on whether it is a hollow or a solid. Give reason for your answer. No, it does not because the charge resides only at the surface. ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हॉलो है सॉलिड है, क्योंकि अंदर तो होता ही नहीं, चार्ज जीरो है, तो सरफेस की ही बात हो रही होगी। आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू। तो आपको जो है इस तरीके से ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ड्रॉ करिएगा इसे। एक्स एक्सिस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया गया, सॉरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रेडियस यानी जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आर आया, फिर इस तरीके से फिर ये ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको यही ड्रॉ करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है तो। क्वेश्चन नंबर 29, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन अ विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टिंग सरफेस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज से हमेशा बाहर ही निकलेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ एरो करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं अब। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सप्रेशन क्या आता है टॉर्क का, वही जो टाउ इक्वल टू पी ई था, पी मल्टीप्लाई बाई ई या पी ई साइन थीटा। तो किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। आपको एक ग्राफ, ये जो डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा। कंसीडर करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया है, जिस पे जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू है, बीच में इसकी दूरी 2a है। ठीक है, यहाँ थीटा है, एंगल थीटा दे रखा है इस साइड। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है ना। ये चीज़ समझ गए। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ चार्ज प्लस क्यू बाई अ फील्ड, तो F इक्वल टू क्यू ई होती है, क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर जो E लिखा हुआ है बेसिकली ये फोर्स है F। ठीक है, यहाँ पे भी यही दे रखा है, थोड़े हम गलत लिखा हुआ है, ये जो दोनों हैं ये E नहीं है, जो ये F है, क्योंकि F इक्वल टू क्यू ई होता है ना। तो टोटल जो फोर्स लग रही है वो चीज़ तो जीरो हो रही है, क्योंकि प्लस क्या क्यू ई और माइनस क्या क्यू ई है ना, क्योंकि दो चार्जेस है ना अलग अलग, तो इसमें दोनों तरफ से एक साथ फोर्स लग रही हैं, तो एक दूसरे को फोर्स कैंसिल करेंगी, तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जीरो होगी। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है थी, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट एट द डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स पे तो एक्ट कर रही हैं, कि एक तो डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही है सपोज ऐसे, और दूसरी इस तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, दो फोर्सेस तो हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। सो ये जो है कपल एग्जर्ट करेंगे। जैसे पानी की टंकी होती है, जब आप टंकी खोलते हो तो उसमें दोनों तरफ फोर्स एक साथ लगती है, फिर उसको हम बोल सकते हैं कि इसमें टॉर्क अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो टॉर्क की जो डेफिनेशन निकल के आती है, टॉर्क इक्वल टू एफ यानी आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो फोर्स तो हमारे पास F इक्वल टू क्यू ई है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसमें ज्योमेट्री बना के सिंपल जो मैथमेटिक्स है वो लगी है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे एंगल दे रखा है ना, ये वाला थीटा है ये। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है वो 2a साइन थीटा होगी। ये चीज़ तो आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उससे आप कर सकते हो। तो टाव इक्वल टू P क्रॉस E हो गया, तो या फिर पी ई साइन थीटा भी हो सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस किस तरीके से थे, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से जो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाऊँगा मैं, थोड़ी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 से 25 मिनट के बीच में, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना जाए मोबाइल देखने में। वैसे भी ऑनलाइन क्लास चलती रहती हैं, तो उसमें आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप जो है लाइक कर देना वीडियो को, और अपने जो 12th के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंप्लीट करेंगे, इसी के पार्ट को, क्योंकि आज 30 क्वेश्चन हुए हैं, टोटल 50 हैं, तो 20 क्वेश्चन और हैं जो लगभग जो हैं लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं ना, जो लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी गॉस लॉ और गॉस लॉ की डेरिवेशन,
ये सब चीज़ें नहीं आई हैं तो इसी चैप्टर में हैं वही, तो उन्हें भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।